ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गए मुंह उठा के। ठीक है, बस थ्रू आउट द लेक्चर्स भी बताऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज, आप लोग कहाँ से हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है वो बता दो मुझे चैट में। और मैं वही बिहाइंड द सीन्स काम करने वाला बंदा हूँ, ज्यादा मैं सामने नहीं आता हूँ। ओके। ठाणे ठाणे, ओके। है यहाँ पर कोई कल्याण से? पंजाब, हैदराबाद, सूरत, लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब फास्ट 1 ईयर। अरे वाह, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो फिर। अगर दूसरे की बात कर रहे हो तो नहीं। दिल्ली बिगनर, ओके, पुणे। अगर टुडे वन मोन अकाउंट, अरे बाप रे, कैसे? बंगाल। इंडियन बट करंटली इन अफ्रीका विद नो एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। अरे भाई, अफ्रीका में कौन सा जगह? राजकोट, पाकिस्तान, जोधपुर। स्ट्रीम देख रहा हूँ बट अभी भी अनप्रॉफिटेबल। अरे भाई, ऐसे कैसे? लोग यहाँ पर गाड़ी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, नई नई चीजें खरीद रहे हैं। आपको मैं सही में बोलूँ ना, रोज एक बंदे का तो कुछ ना कुछ आता है कि भाई आपकी वजह से ये ले लिया, वो ले लिया। I'm from okay, almost experience in ओके, आगरा, महाराष्ट्र। लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, सारी चीजें होती है। लाइव तो रोज होता है ना बॉस। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि आप यहाँ पर अभी ज्वाइन हुए हो। अब इसके बाद आपको जरूरत नहीं है किसी और स्ट्रैटेजी को सीखना है। सारे रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको पता चलेगी थ्रू आउट द लेक्चर्स। ठीक है, यूट्यूब अलग है भाई। तो गाइज मैं आपको, मुझे एक चीज बताओ, मार्केट कब खुलता है? लंदन सेशन 12:30 बजे, सही है। एनवाईसी कब खुलता है? 6 बजे। तब हम लाइव से लाइव स्ट्रीम पे आते हैं। इसके अलावा और कौन सा लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, या लाइव करंट ट्रेड्स आपको मिलने चाहिए? क्योंकि जो क्लास का टाइमिंग आपने चूज किया है, इसमें तो ट्रेडिंग होने से रहा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता अभी, है ना। देखो, अगर लॉस की बात छेड़ रहे हो तो मेरा लॉस फिर भी अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, लास्ट मैंने 800 900 डॉलर से फिर ग्रो किया है। ठीक है, मेरा भी ऑलमोस्ट 7 फिगर्स में लॉस था। सही में बता रहा हूँ, 7 फिगर्स में लॉस में था मैं जब 21 22 साल का था। ठीक है, उस उम्र में 7 फिगर लॉस मेंटली चीजें खराब कर देते। ठीक है, वो सब खराब बातें नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आप। ओके, तो गाइस करते हैं स्टार्ट। ऑलमोस्ट अभी सभी लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। नहीं नहीं, मैं तो इधर ही रहता हूँ, इंडिया में खेती बाड़ी करता हूँ। मजाक नहीं, खेती बाड़ी में करता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। विड्रॉवल नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हो? एक्सनेस में? हम सब सिखा दो, ट्रेड हम लेंगे यार। ट्रेड कैसे लेना है वही तो सिखाने वाले। क्या बात कर रहे हो, कल ही मैंने लिया है विड्रॉवल। फॉर श्योर मिलेंगे, फॉर श्योर। बैक टेस्टेड डेटा मिलेगा, ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी ही है। आज लिया मैंने, हाँ विड्रॉवल हो रहा है देखो, दिक्कत नहीं आ रही है कुछ। ठीक है, सो करते का स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। अभी सब गिले शिकवे दुख गम भूल जाओ। अब से सिर्फ होगा प्रॉफिट। आप लोगों को जो बताया गया है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपको प्रॉफिट ही होगा। अब लास्ट के 6 महीने की स्ट्रीम्स उठाकर देख लो। अगर आपने स्ट्रीम का हर एक ट्रेड भी लिया हुआ है ना, तो आपका, मजाक नहीं, 100 डॉलर का अकाउंट 4 5 हज़ार डॉलर तो आराम से बन जाएगा। ऐसे ट्रेड्स लिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम ट्रेड्स को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
रिकॉर्ड मतलब उसको ट्रैक भी कर रहे हैं कि हमने कौन से लेवल पे कब लिया है, कितने बजे लिया है, कैसे लिया है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या कौन सा टाइम है। ठीक है, सो रिकॉर्ड भी होगा। सारी चीजें इससे पहले रिकॉर्डेड नहीं था। ठीक है, सो ऑन अ गुड नोट गाइस, करते हैं स्टार्ट आज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर 200 500 वाला जो लीग कोर्स है वो कौन कौन देख के आया है? बताओ जरा चैट में। क्योंकि हम खुद बोलते हैं, अगर आपके पास नहीं है ना कुछ कैपिटल, आप वो भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हमारा देखो मेन इनकम कोर्स से तो नहीं आता है पहली चीज। ठीक है, आता भी है तो सरकार लेके चला जाता है 40 50%। ओके, तो मेन इनकम बॉस ट्रेडिंग है हमारा, ये मत समझना कि ये लोग कोर्स बेच के कमा रहे हैं। अब चाहो तो लाइव स्ट्रीम के रिजल्ट्स देख सकते। 50 के से महीने में 10 के कमा पाऊंगा ना? आराम से बॉस, आराम से। महीने में क्या, आप हफ्ते में निकाल सकते हो। आपका कैपिटल क्या है सर? कैपिटल बताना मैं प्रेफर नहीं करूंगा यार। बट अगर 100 पिप का टारगेट हिट होता है ना, तो 100 प्लस, तो 5 फिगर हो जाता है प्रॉफिट। बस इतना बोलूंगा, अगर मैंने प्रॉपर लॉट साइज ली तो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, बातें तो होती रहेंगी। मैंने ये बंद क्यों कर दिया? ठीक है, सो गाइस आज जो हम सीखने वाले हैं, जो ऑलरेडी देख के उनको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ, बट स्टिल जो आज हम सीखने वाले हैं वो रहेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मुझे वो देखने दो। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। आज के टॉपिक्स में हम सीखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक पार्ट 2 रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा गाइस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। सो टाइप्स ऑफ एनालिसिस में आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये दो टॉपिक्स देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस में। देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, कैंडलस्टिक का बेसिक्स मतलब ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, कैंडल का ओपन क्लोज, हाई लो, ये सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ऑल्दो आपका स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं हुआ है सिखा के, बट रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर्स रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। सेम कैंडल स्टिक के बारे में भी बताया जाएगा। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। सो गाइस, टेक्निकल्स मतलब किसी भी स्ट्रैटेजी का 50 to 60% पार्ट होता है। ठीक है, और फंडामेंटल्स को ऐड कर दे तो 10 to 20%। इसको ऐड ऑन कर देंगे तो मान लो 70 to 80% किसी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी निकल के आता है। ठीक है, मतलब एकदम हाई एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी रहेगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा 80% एक्यूरेसी रहती है उसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 20% है, लास्ट लेक्चर में आपने एक टर्म के बारे में सीखा होगा, मार्केट मेकर्स। अब मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? जो भी हेज फंड्स, कमर्शियल बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, वो मार्केट मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके पास गाइस इतनी सारी लिक्विडिटी होती है या इतना पैसा होता है कि ये लोग मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि हम लोग ऐसे सोच के ना 3500 पर गोल्ड को बाय करके बैठे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग। अब इनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत नंबर ऑफ बायर्स बैठे हैं। सो ये लोग क्या करेंगे ना, सबका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए 3490 तक प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे और यहाँ से दोबारा बाय करवाएंगे।
अब आप पूछोगे कि ये लोग मार्केट से यहाँ से सेल करवा रहे हैं और स्टॉप लॉस उड़ा रहे हैं, तो इनका क्या फायदा? देखो ये लोग क्या करते हैं ना, अभी मान लो आवाम जनता ने बाय लिया है, हमारे जैसे रीडर्स ने, ये लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर देंगे बड़े वॉल्यूम में। ठीक है, सो शॉर्ट पोजीशन ऐड किया, मार्केट सेल हुआ, इनका प्रॉफिट हुआ, दोबारा सभी लोगों के स्टॉप लॉस चले गए, दोबारा वहां से ये लोगों ने किया बाय। ठीक है, सो दोनों साइड इनका प्रॉफिट है, आपका स्टॉप लॉस उड़ाने में भी प्रॉफिट है, मार्केट को जिस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है उस डायरेक्शन में भी प्रॉफिट है। क्योंकि एक बार हमारा जैसा कम कैपिटल वाला रिटेलर लॉस करके एक लेवल पे दोबारा ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, एक जो क्या बोलते हैं उसको, सोचने वाला बंदा रहेगा ना, दिमाग से, जो सोचता है कि गैम्बल नहीं करूंगा, प्रॉपर रूल्स फॉलो करेगा, वो एक या दो बार ट्रेड लेगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो वो फिर गैम्बल वाले बंदे। ठीक है, सो ये होता है एक्यूरेसी के बारे में। टेक्निकल्स का मतलब क्या होता है? टेक्निकल्स जो भी गाइस आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर देख रहे हो, प्राइस, नंबर, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, टाइम, या ये जो ड्राइंग के टूल्स है, ये सारा टेक्निकल्स में आ जाता है। ठीक है, फंडामेंटल्स क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है न्यूज ट्रेडिंग। अब न्यूज ट्रेडिंग आपको मतलब बस क्या है ना, नंबर्स रीड करने आने चाहिए। अब मैं आपको पूछूंगा कि पांच बड़ा या एक बड़ा, कोई भी बोलेगा कि भाई पांच बड़ा, तो बस इस तरीके से ही न्यूज रीड करनी होती है। आपको एक फोरकास्ट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, फोरकास्ट नंबर मतलब प्रेडिक्शन रहेगा कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.1% आएगा। तो जो एक्चुअल डेटा रिलीज होता है 6 बजे जैसे कि, और आज एफओएमसी है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स डिस्कस किए जाएंगे, तो मान लो इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट किया था 0.1 और 0.2 आया, तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। एज सिंपल एज दैट, इतना ही बस आपको आना चाहिए, हमें ज्यादा इकोनॉमिकल टर्म्स और दूसरी चीजें नहीं सीखनी। ठीक है, सिर्फ नंबर्स रीड करने आ गए, दैट्स इट। सो फंडामेंटल्स का भी आपका एक डेडिकेटेड सेशन होगा लास्ट में, स्ट्रैटेजी पूरी सिखाने के बाद, क्योंकि अभी जस्ट गो थ्रू करेंगे। सो ओवरऑल ये सारे चार टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं। सो करते हैं स्टार्ट टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सेम जो भी आप चार्ट पर देख रहे हो वो सारी चीजें हैं, जैसे कैंडल्स हो गया, पैटर्न्स हो गया, या स्ट्रक्चर मार्किंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज। अब गाइस जो भी प्रीवियस डेटा या जो हिस्टोरिकल डेटा होता है हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम गोल्ड के चार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा गोल्ड का चार्ट, ये थोड़ा सा रिप्ले यूज करेंगे, ये यहाँ पर करते हैं। अब आप देखो गाइस, हिस्टोरिकल डेटा मतलब ये रही आपकी करंट मार्केट प्राइस। अब इसके पहले का जो डेटा है वो सारा पुराना डेटा या पास डेटा है, इसके बाद वाला डेटा मार्केट धीरे धीरे प्रिंट करता है, राइट। सो इसके पहले जितने भी नीचे की लेवल्स निकल के आती है, उन लेवल्स को हम मार्क करके या तो वहां पर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है, पुराने लेवल्स को स्टडी करके या पुराने स्ट्रक्चर्स को या प्राइस पॉइंट को स्टडी करके हम ऐसे जोन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ पर बाइंग जोन निकाला, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट आएगा और यहाँ से बाय हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से प्रीवियस डेटा को स्टडी करके हम फ्यूचर्स में जोन्स निकालते हैं, और वहां से मार्केट या तो बाय होता है या तो सेल होता है। ठीक है, बस इतना ही होता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब मान लो ये एक टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं। मान लो ये $20 का एक जोन है और ये $5 का एक जोन है, और मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, पिछले अप्रैल, मई और जून महीने में, ठीक है, पिछले 3 महीने का डेटा है।
तो इसका अगर मैं स्टडी करूंगा तो मुझे कितनी चीजें पता चलेगी, दो से तीन चीजें। पहले की मार्केट जब भी $20 के मार्क पर आता है तो सेल होता है, जब भी $5 के मार्क पे आता है तो बाय होता है। ठीक है। सो मेरे पास एक सेल जोन निकल के आ गया, मैंने मार्क कर दिया, और एक बाय जोन निकल के आ गया। सही है। एक और चीज पता चलती है कि आपको ट्रेड कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हो रहा है कंसोलिडेट या रेंज, मतलब ना प्रॉपरली बाय हो रहा है ना सेल। ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये रही करंट मार्केट प्राइस। आज क्या है, वेडनेसडे 9 जुलाई। अगर मार्केट $20 पर जाता है, यहाँ से सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो हम सेल करेंगे। अगर मार्केट $5 पे जाता है तो विद सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन यहाँ से हम दोबारा बाय करेंगे। ठीक है, बस इतना ही होता है। टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग में भी अगर मैं बोलूँ इतना ही होता है। अब मैं आपको मेरे कुछ चार्ट्स दिखा देता हूँ, लेवल्स। अब देखो गाइस, यहाँ पर बस आपको दो बॉक्स दिखेगा, या तो ग्रीन बॉक्स दिखेगा या तो रेड बॉक्स दिखेगा। बस मैंने कुछ लगाया नहीं है, ना इंडिकेटर है, ना ईएमए है, ना कोई आरएसआई है, या कोई वॉल्यूम है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, एडीएक्स हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं, टेक्निकल्स में ही आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स काम कैसे करता है? सो गाइस, जो इंडिकेटर है ना, मतलब कोई भी लगा लो, उसका काम क्या है कि भाई यहाँ पर अगर प्राइस है ना, अब मुझे पता चलना चाहिए यहाँ से प्राइस या तो बाय होगा या तो सेल, इसीलिए सब इंडिकेटर लगाते हैं। बट इंडिकेटर ऐसे काम नहीं करता। इंडिकेटर डेटा बेस्ड आपको क्या बोलते हैं, या तो बाय या तो सेल निकाल के देगा, मतलब ऐसा है। अब आपने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया, अब ये थोड़ा सा बाय होने के बाद आपको बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पर अब प्राइस आ गई है ना, अब आप यहाँ से बाय करो। अब ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बाय करता तो मेरा 10-20 रुपए का रिस्क बनता। अब मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी ऊपर चला गया है। 80-100 रुपए का रिस्क थोड़ी लूंगा मैं, सिर्फ कितने पॉइंट के लिए? 100 रुपए अगर मैं लगाता हूँ 20-30 रुपए के लिए, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, आप 20-30 रुपए लगाकर 100 रुपए निकाल रहे हो तो गाइज ये होती है ट्रेडिंग। तो इंडिकेटर तो पिक्चर से बाहर चला गया, क्योंकि वो हमें रियल टाइम पे डेटा शो नहीं करता है, या तो बाय करना है या तो सेल, जो भी हो। ठीक है, सो इंडिकेटर हमारी स्ट्रेटेजी में हम यूज नहीं करते। दूसरी चीज जो है वो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अब देखो गाइस, ये जो वॉल्यूम कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, देखो। अब इसका मतलब क्या होता है, एक जो भी बेसिक सा बंदा जिसको ट्रेडिंग के बारे में जस्ट नॉलेज बेसिक है, वो यही सोचेगा कि जितनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल, मतलब जितने ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट में आ रहे उतना बाइंग या उतना सेलिंग होगा। रेड कैंडल मतलब सेल, ग्रीन कैंडल मतलब बाय। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता है गाइस, इसे कहा जाता है टिक वॉल्यूम। ठीक है, टिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि मार्केट में मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक दुकानदार है जिसके पास सिर्फ 5 फोन पड़े। ठीक है, और उसके पास जो खरीदार है या जो बायर से 100 आ जाते हैं। तो ऐसा हमें लगता है बाहर से कि उसके पास ना 100 ऑर्डर्स आए हैं फोन के लिए, बट एक्चुअल में उसके पास कितने ऑर्डर्स है, मतलब कितने ऑर्डर्स वो फुलफिल कर सकता है? सिर्फ 5। तो ये भी सेम ही है, हमें दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर 10,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं या 1 लाख ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बट उसमें से एक्चुअल में कितने ऑर्डर्स फिल हुए हैं ये नहीं पता होता हमें। अब मान लो 1 लाख में से सिर्फ 5,000 ही ऑर्डर फिल हुए। अब यहाँ पर ये 1 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है, बट एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है? जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उतना ही मार्केट में मूव या लिक्विडिटी या पैसा आता है, उसके हिसाब से ही मूव आएगा मार्केट में। तो कभी कभी क्या होता है कि चलो,
10,000 ऑर्डर लगे, सारे 10,000 ऑर्डर फिल हुए, तो ये सेलिंग का मूव आता है। ठीक है। अब देखो दोबारा यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, क्या उसके हिसाब से इतना बड़ा मूव आया है? मतलब मान लो यहाँ पर 10,000 ऑर्डर्स आए और सिर्फ 4,000 ऑर्डर ही फुलफिल हुए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत बड़ी कैंडल होगी और एकदम ऐसे फुसकी कैंडल बनेगी। मतलब आपको दिखाया 1 लाख ऑर्डर आया है, बस उसमें से 1,000 ऑर्डर ही फिल हुआ है। अब ये ऑर्डर फिल हुआ है, क्या हमें पता चलेगा कि ये कब कैसे कहाँ होता है? तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपके ब्रोकर को पता होता है, जो किसी का भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है। हम भी थर्ड पार्टी ही ट्रेड कर रहे होते हैं। हम ब्रोकर में अकाउंट निकालते हैं, ब्रोकर को बोलते हैं भाई बाय कर, तो फिर ब्रोकर हमारे बिहाफ पर बाय करता है मार्केट। ठीक है। सो ये रहा टेक्निकल एनालिसिस। देन उसके बाद फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल्स थोड़ा सा ध्यान से सुनो। फंडामेंटल्स में आपको तीन मेजर न्यूज के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल्स का होता है मतलब न्यूज ट्रेडिंग। अब न्यूज ट्रेडिंग में आपको कौन कौन सी चीजें जो कौन से करेंसी को अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पेयर है या करेंसी है वो है यूएस डॉलर। ठीक है। यूएसए रिप्रेजेंट करता है डॉलर को, और यूएसए कैसे परफॉर्म करेगा ये भी अफेक्ट करता है डॉलर को। ठीक है। सो यूएसए एज अ कंट्री, इसके देश दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है या रिलेशन है, या फिर जियो पॉलिटिक्स सिचुएशंस कैसे चल रहे हैं, या कंट्री में कुछ वॉर सिनेरियोज है, या नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ वॉर सिनेरियोज है, या मान लो पेंडेमिक आ गया कुछ, या फिर प्रेसिडेंट पे अटैक हो गया, तो ये जो सारी चीजें ना ये डॉलर को अफेक्ट करती है। या देश में बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, लोगों के पास काम धंधा ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ये जो सारे मेजर इवेंट्स होते हैं ना, ये अफेक्ट करते हैं डॉलर को। ठीक है। बट ये कभी कभी होता है, ठीक है, ये मेजर इवेंट्स होते हैं, ये हर रोज या हफ्ते में एक बार, साल में एक बार ऐसा नहीं होता। ठीक है। या तो जब भी प्रेसिडेंट चेंज होता है या इलेक्शंस आते हैं तब भी हो सकता है। तो इतना डीप में नहीं जा रहा है हमें, हमें बस तीन फिलहाल के लिए पता होने चाहिए न्यूज, जो है एफओएमसी। ठीक है। अब आज 11:30 बजे एफओएमसी की न्यूज है। ठीक है। एफओएमसी का लाइव न्यूज होता है, हमें डेटा नहीं बताया जाता है। सो वो मतलब कैसे बताते हैं, न्यूज के मतलब मीटिंग्स, जो बंदा आता है, जो बाइडन, वो बोलेगा कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो लाइव स्ट्रीम पर एफओएमसी की न्यूज बताई जाती है। तो इन जनरल स्पीकिंग अगर बात करें, तो इंटरेस्ट रेट किसी भी करेंसी का या देश का, ठीक है, किसी भी देश का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आईआर लिख देता हूँ, तो करेंसी के लिए वो खराब न्यूज है। ठीक है, नेगेटिव न्यूज है। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ओवरऑल, तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है। अब इसको अगर आपको अगर नहीं समझ में आया, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक क्या है, एक कंट्री की तरह ले लो इसको। अब बैंक में ना आप चले जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, क्रेडिट लेने के लिए। अब बैंक बोलता है ना भाई 20% ब्याज लगेगा, ठीक है, 20% इंटरेस्ट रेट लगेगा, आप कितना भी अमाउंट लेके जाओ 20% इंटरेस्ट रेट। तो जो देखो ज्यादा कमाने वाला बंदा है, जिसके पास ज्यादा इनकम है, वो ही 20% अफोर्ड कर सकता है, बाकी सब लोग फिल्टर आउट हो गए। ठीक है। मतलब फिल्टर आउट जो लोग हो गए, वो ऐसा था कि उनका इनकम कम था, ज्यादा वो लोग पैसा स्पेंड नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है ना, करेंसी स्टेबलाइज भी हो जाती है। ठीक है, इतना डीप नहीं जाना है हमें। मान लो बैंक ने 20% दिया इंटरेस्ट रेट, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया,
प्लस इंटरेस्ट रेट 20,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। मान लो 100 में से सिर्फ 5 या 6 लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दिया मान लो। ठीक है, बैंक ने मतलब देश ने। तो यहाँ पर लोन लेने के लिए कितने लोग आ सकते हैं? बहुत सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि 5% इंटरेस्ट रेट मतलब 1 लाख पे एक्स्ट्रा 5,000 ही तो देना है हमें। तो वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना ही। करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए या कुछ पॉलिसीज निकालते हैं सरकार, और जो उसका फेडरल रिजर्व बैंक होता है वो। ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा, नेगेटिव न्यूज, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, पॉजिटिव न्यूज। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक एफओएमसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। ठीक है। सो मुझे बस इतना पता है, इंटरेस्ट रेट की न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो क्या करना है, बस। आपको भी इतना ही पता होना चाहिए। दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है एनएफपी। एनएफपी का फुल फॉर्म है नॉन फार्म पेरोल। बट आपको वेबसाइट पर ये दिखाएगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है। अब ये नाम का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। नॉन फार्म पेरोल मतलब जो भी गाइस फार्मिंग सेक्टर है किसी भी देश में, फार्मिंग सेक्टर को हटाकर बाकी का जो प्राइवेट है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर लोगों को जॉब दे रहा है या नहीं, मतलब जॉब वैकेंसीज है या नहीं, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या नहीं, ये आपको इस न्यूज में पता चलता है। अब जो फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी करता है बंदा, वो किसी को सैलरी बेस्ड पे रखेगा क्या, कि हाँ भाई हर एक महीने के 1 तारीख को तू आ मेरे खेत में काम कर, मैं तेरे को पगार दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मजदूरी होती है, दिहाड़ी होती है। ठीक है, 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, बात खत्म, हाथ में पैसा दिया, चलो बाय बाय। ऐसा होता है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब मतलब एक सिक्योर जॉब देते हैं उनको। सो एनएफपी कौन सा न्यूज है? जहां पर लोगों के पास जॉब है या जॉब नहीं है, मतलब प्राइवेट और सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलाकर कितने लोगों को जॉब दिया है या जॉब नहीं दिया है, ये इसका डेटा होता है। अब ज्यादा जॉब रहेगा, इसका मतलब क्या है? देश में बेरोजगारी कम रहेगी। और अगर जॉब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देश में बेरोजगारी ज्यादा है। तो ज्यादा बेरोजगारी पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, ये आपको पता है। अब आता है थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन बोल रहा हूँ, थर्ड न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज है सीपीआई। ये हमारे जैसे कंज्यूमर लोगों के लिए। ठीक है, मतलब देश के नागरिक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जो हम रोजमर्रा की चीजें यूज करते हैं, उसका रेट या उसका दाम बढ़ा दिया या रेट कम कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें आ जाता है आपका फ्यूल, पेट्रोल डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, राशन हो गया, ग्रोसरीज, और क्या हो सकता है, यूटिलिटीज हो गई, गुड्स एंड सर्विस हो गया। ठीक है। मतलब आसपास आप कुछ भी देखो, आपके घर में पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, लाइट चल रहा होगा, गाड़ी खड़ी होगी, या स्क्रीन है, जो भी है। अगर सरकार ने इन सारी चीजों का दाम बढ़ा दिया, तो एज अ कंज्यूमर ये कैसे अफेक्ट करेगा हमें? मान लो आप डीमार्ट चले गए। ठीक है, जुलाई महीने में सरकार ने ऐसा न्यूज दिया कि नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव मतलब सारी चीजों का दाम बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब हमारे लिए तो नेगेटिव है। ठीक है, प्राइजेस बढ़ा दी। तो आप चले जाते हो डीमार्ट। तो डीमार्ट में जा रहे हो तो जाते जाते आप पेट्रोल पंप चले गए, गाड़ी देखा तो 1 लीटर पेट्रोल जो 100 रुपए का था, 150 रुपया लीटर हो गया। तो आप क्या सोचोगे भाई, 30-40 का पेट्रोल भरा दे, मैं चला जाता हूँ जितना मुझे काम कर। ठीक है। देन उसके बाद आप डिमार्ट चले जाते हो, देखते हो 5 रुपए की मैगी 10 रुपए की हो रखी है, 10 रुपए का साबुन 15 रुपए का हो गया है, या जो भी पटाटो चिप्स है 50 के 100 रुपए हो गए।
तो एज अ कंज्यूमर आप ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करोगे, जितना काम का है उतना ही ग्रोसरीज या राशन लोगे। ये अफेक्ट करता है ऐसे कि आपने पैसा कम स्पेंड किया, इकोनॉमी में भी पैसा या मार्केट में भी पैसा कम पुश हुआ, तो ओवरऑल ये आपके देश के लिए नेगेटिव न्यूज है। ठीक है। लेट्स सपोज अभी अगस्त महीने में सरकार ने रेट कम कर दिए। ठीक है, मतलब हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है। आप जाते जाते पेट्रोल पंप पर देखा कि भाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो गया, आप टंकी फुल करवा लोगे। डीमार्ट में गए तो सारी चीजें 5-5 रुपए 10-10 रुपए पे मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई चलो अगले 3-4 महीने का भी राशन मैं अभी ले लेता हूँ। सो ये अफेक्ट ऐसा किया कि कम प्राइजेस होने की वजह से आपने ज्यादा पैसा स्पेंड किया, तो ओवरऑल ये आपके देश के लिए अच्छा था। ठीक है। सो मैं दोबारा न्यूज रिपीट कर देता हूँ। एफओएमसी इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, जहां पर आपको बस इतना पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है, नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज आया तो पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव तो करेंसी के लिए पॉजिटिव। एनएफपी कौन सा डेटा है? नॉन फार्म पेरोल। ये ऐसा डेटा है कि सरकार या प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर लोगों को जॉब दिया है या जॉब नहीं दिया है। तीसरा न्यूज है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली चीजें हैं, उसका अगर रेट या वैल्यू कम ज्यादा कर दिया तो वो उसकी न्यूज है। ठीक है। ये इन डिटेल भी होगा आपका, जस्ट आज हमने गो थ्रू किया है। ठीक है। सो मेक श्योर ऐसा ना हो कि भाई ने कुछ बताया ही नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव बता के चला गया। ठीक है, इसका डेडिकेटेड सेशन है, सो डोंट वरी। देन हम देखते हैं कैंडल स्टिक। सबसे पहले देखेंगे बेरिश या बुलिश कैंडल, मतलब जो भी है, ग्रीन या रेड कैंडल। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, तीन जो मैं अभी कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मतलब आपको हर 10 कैंडल में से 7 जो कैंडल्स बनेगी, ये तीन कैंडल्स ही रहेंगी। ठीक है। ये ऐसी कैंडल्स मैं आपको बहुत कॉमन कैंडल्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सो गाइस, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल ग्रीन होती है, बेरिश कैंडल रेड होती है। मुझे पता है आपको पता रहेगा, बट स्टिल बता देता हूँ। तो एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ओपन क्लोज हाई लो पता चलेगा किसी भी कैंडल का, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें मेन स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी। तो उसमें एक कंडीशन है टू कैंडल रिट्रेसमेंट, वो उसमें दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैं इतने इजी वे में आपको बता रहा हूँ। अब गाइस बेरिश। ठीक है, बेरिश मतलब बेर क्या होता है? भालू होता है। सो जो भालू है उसका जो पंजा होता है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। सो बेरिश कैंडल या रेड कैंडल का ओपन होगा ऊपर से नीचे की तरफ क्लोजिंग। ओके। टॉप साइड ओपन, बॉटम साइड क्लोजिंग। और ये जो ब्लैक कलर की मैंने लाइंस ड्रॉ की है, इसे कहा जाता है विक्स। ठीक है। विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी कैंडल का हाई या लो। ठीक है। सो अब इस रेड कैंडल को अगर हम देखते हैं दोबारा, सो ये रहा ओपन, क्लोज। ओपन और क्लोज के बीच में जो भी बनता है ना, उसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो भरा भरा या फील्ड पार्ट है, इसे हम कहते हैं बॉडी। और इस पतले पोर्शन या पार्ट को कहते हैं हम विक्स। ठीक है। ये हाई और लो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कैंडल का। ठीक है, हाई तो ऊपर ही रहेगा और लो तो नीचे ही रहेगा, बस ओपन और क्लोज अलग अलग होता है। अब जो बुल, ठीक है, बुलिश कैंडल या जो बुल है वो क्या करता है ना, उसका जो सिंग होता है, सिंग, वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है, राइट। सो बुलिश कैंडल का भी ओपन,
बॉटम से या नीचे से होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आती है। ओके। और हाई एंड लो तो सेम ही रहेगा किसी भी कैंडल स्टिक का। अब ये जो मैंने तीन कैंडल्स बनाई है, सबसे पहली जो ये कैंडल है, इसका नाम है एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि नॉर्मल साइज की जितनी भी कैंडल्स है ना, ये उसका 3x या 2x टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब बिग बार कैंडल या बिग बॉडी कैंडल होती है। ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल होती है। अगर रेड है तो बेरिश एंगल्फिंग, ग्रीन है तो बुलिश एंगल्फिंग। देन उसके बाद ये जो बीच वाली कैंडल है सेकंड, ये नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, मतलब पांच में से चार या तीन कैंडल्स ये नॉर्मल कैंडल्स ही आपको मार्केट में दिखाई दी। फिर मैं आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये एंगल्फिंग कैंडल है। अब इसका साइज देखो, नॉर्मल साइज कैंडल से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और ये देखो, ये नॉर्मल कैंडल से है, ये नॉर्मल साइज कैंडल है। ठीक है, सो ये कैंडल स्टिक्स, एक और कैंडल स्टिक रह गई हमारी, जो ये थर्ड वन है, जिसका नाम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार होता है। सो रेड कलर की जो भी कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। ठीक है, मतलब कहीं पर भी सेलिंग के लेवल पर इन तीन कैंडल्स में से कोई भी कैंडल एक बन जाती है ना, सो ये गुड टू गो कंफर्मेशन होता है कि आप वहां पर एंट्री ले सकते हो। सेम यहाँ पर भी रहेगा ये तीन कैंडल्स के बारे में। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका नाम रहेगा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब इसको बहुत से लोग शूटिंग स्टार के कैंडल के नाम से भी जानते हैं, हैंगिंग मैन, और क्या है, हैमर। थोड़ा सा बॉडी साइज बड़ा हुआ तो हैमर भी कहते हैं। तो देखो गाइस, हमारे लिए इसने इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की तरह ही काम किया है। तो जो हमारे लिए काम किया आपको भी हम वही बताएंगे। एक बुक के बारे में बताता हूँ मैं आपको, बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक। वो बुक आप जस्ट पढ़ लेना, एक बार भी पढ़ोगे तो भी कैंडलस्टिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो सेशन होने के बाद वो बुक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मेक श्योर आप उसको बस पढ़ के आ जाओ। कुछ ज्यादा नहीं है, बस 15-20 पेज है। उसमें भी एक एक कैंडल स्टिक एक एक पेज खा लेती है। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? मुझे चैट में बता दीजिए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ तक तो बेसिक्स ही सीखने वाले हैं आज हम। तो मे भी किसी के लिए ये बोरिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डोजी का कुछ यूज नहीं होता। डोजी का मतलब ये होता है, ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। विक का नाम क्या है? विक का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, बीच बीच का, बीच का वो नॉर्मल कैंडल है, उसका कुछ नाम नहीं है। हाँ, पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है पिप्स, ठीक है पिप्स के बारे में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ। जब पुराने जमाने में लोगों के पास कुछ डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो लोग कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड रखते थे। जून, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पर प्राइजेस लिख देते थे। अब मान लो आगे आने वाले टाइम पर, लेट्स सपोज 1 किलो एप्पल का मुझे प्राइस पता होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो अब जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, तो जो भी प्राइस रहेगा ना मार्केट में, उसको जाकर बस ये लोग डॉट कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे थ्रू आउट द ईयर्स ये लोग डॉट बनाते रहेंगे। ठीक है, ये था कुछ इस तरीके से पहले जब लोग ट्रैक रिकॉर्ड रखते थे किसी भी चीज का। फिर जापानीज लोग पिक्चर में आ जाते हैं।
वो लोगों ने क्या किया, बस इन डॉट्स को ना ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आ गए, कनेक्ट कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल जाता है, ठीक है, इससे देखो ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, सॉरी क्लोज नहीं है ये, सॉरी, ये लो है, और यहाँ पर क्लोज है, क्योंकि एंड में ही क्लोज होगा तो दिसंबर में ही क्लोजिंग होगी। अब वो लोग ने बोला चलो भाई, ये हमने एक नया आविष्कार कर दिया, आप अभी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो ऐसे हमें मिला लाइन चार्ट। अब कैंडल स्टिक चार्ट कैसे मिला? अब इसी चीज को अगर हम कैंडल स्टिक में उतारते हैं, ठीक है, ओपन, हाई, लो, ठीक है, अब देखते हैं ओपन कहाँ पर हुआ है, 5 रुपए पर। ठीक है, क्लोज कहाँ पर हुआ है, लेट्स सपोज 6 या 7 रुपए पर। ठीक है, मतलब 5 के ऊपर ही 7 आएगा, सो ये रहा क्लोज। हाई कहाँ तक लगा है, 9 रुपए तक, और जो लोवेस्ट है वो 2 रुपए पर है। अगर इसको कैंडल स्टिक में उतारते तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ओपन, ऊपर क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग बुलिश कैंडल। ठीक है, लो 2 रुपए तक है तो ये रहा 2 तक विक, और 9 तक हाई का विक। सो ये ग्रीन कैंडल रहेगी। इस तरीके से वो लोग ने बोला भाई ये लो, हमारी तरफ से कैंडल भी फ्री आप। अब इन लाइन की जगह पर ना कैंडल स्टिक वो लोग ने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डालना स्टार्ट किया। जैसे अब यहाँ पर आप देखो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट में टाइम फ्रेम में ओपन लो हाई लो कहाँ तक, कितने बजे लगाया हुआ है, ये प्राइस एक्शन प्रिंट होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ग्रुप ऑफ कैंडल्स मिला के बन जाता है चार्ट या प्राइस एक्शन, जो भी आप नाम। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ना स्टॉप लॉस होती है। फिर हम कंसिडर करेंगे कैपिटल और रिस्क परसेंटेज या रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब एक ट्रेड के पीछे आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट यूज करते हो। देखो गाइज, जो भी कैपिटल है, मान लो मेरे पास $100 का कैपिटल है, और ना मैंने ट्रेड एक बाइंग लेवल निकाल के रखी है, लेट्स सपोज ये मेरा एक बाइंग लेवल है। अब ये बाइंग लेवल कितना बड़ा है मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 15 पिप का, मतलब 15 पॉइंट का ये बाइंग लेवल। ठीक है, सो हर लेवल बड़ा या छोटा होता है, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी हर लेवल पे अलग होगा। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब देखो ये एक सेलिंग लेवल है, इस सेलिंग लेवल पे कितना बड़ा स्टॉप लॉस या कितने बड़े पिप का जोन है, ये 25 पिप का है। ठीक है, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। अब स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, मान लो अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बाइंग जोन निकाला है, अब इस जोन के अंदर अंदर प्राइस बाय हो सकती है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे चली जाती है, इसका मतलब प्राइस मेरा इनवैलिड हो गया या जोन इनवैलिड हो गया। मतलब अगर ये क्रॉस करता है तो प्राइस नीचे ही चली जाएगी। तो मार्केट मुझे या ब्रोकर मुझे जहां पर भी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, इस लेवल का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो जब भी इस लेवल के नीचे चला जाएगा प्राइस, तो मुझे ब्रोकर जितना भी लॉस है उतने लॉस में ट्रेड में से एग्जिट करवा देगा। ठीक है, तो इसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है। अब मान लो मेरा $100 का कैपिटल है, एक ना 20 पिप का जोन निकल के आया, स्टॉप लॉस निकल के आ गया, और मैं एक ट्रेड के पीछे 5% का रिस्क लेता हूँ। सो $100 का 5% कितना हुआ, मान लो 4% ले लिया, थोड़ा सा लॉट साइज भी बैठेगा अच्छे से। सो $100 का 4% हो जाता है $4। अब मुझे इस $4 को स्टॉप लॉस में फिट करना है, तो लॉट साइज कितना निकल के आएगा $100 के अकाउंट के लिए, 0.02, मतलब
$1 का मूव, $2 का प्रॉफिट या लॉस, 20 पिप का मूव, $4 का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बता देता हूँ। वो रहेगा आपको, एक वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको। myfxbook.com करके एक वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद एफएक्स कैलकुलेटर्स पर आना है आपको, पोजीशन साइज कैलकुलेटर पर आना है। आप जो भी पेयर में ट्रेड करोगे जस्ट उसको सिलेक्ट कर लो। मान लो मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया, अकाउंट साइज डालो। अब मेरे पास $25,000 का कैपिटल, मैं उस पे रिस्क ले रहा हूँ 2% का। ठीक है, स्टॉप लॉस निकल गया है 30 पिप्स का। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने भर दी, कैलकुलेट करो। अब $25,000 का 2% होता है $500, ये पता चल गया। अब $500 के हिसाब से मुझे 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है, तो 1.67 लॉट साइज निकल गया है। चलो अब थोड़ा सा इसको कम करते हैं। $2,500 कैपिटल है, अब मैं 5% रिस्क ले रहा हूँ और 30 पिप का स्टॉप लॉस। सो $2,500 का 5% हुआ $125। $125 के हिसाब से मुझे जो लॉट साइज लेना है वो 0.42 का लेना है। ठीक है, तो कुछ भी आप डालो। अब $200 का ले लेते, 8% रिस्क और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस। तो $200 का 8% कितना हुआ, $16। और 0.08 लॉट साइज आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, सो क्लियर है गाइस पिप्स का। पिप्स, अच्छा पिप्स रह गया ना, चलो पिप्स के बारे में भी देख लेते हैं। सो गाइस देखो, पेयर्स और कमोडिटी दोनों अलग चीज है। ठीक है, पेयर्स में करेंसी आती है, कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर आता है। ठीक है, अब बीटीसी देखो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो बीटीसी का हर ब्रोकर टू ब्रोकर का वेरी करता है। ठीक है, मतलब किसी ब्रोकर में 1,000 पिप्स, 1,000 पॉइंट्स 10 पिप के बराबर होते हैं, या किसी ब्रोकर में 100 पिप 10 पिप के बराबर होते हैं। ठीक है, सो वो ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है, आप जो भी यूज करते हो। सेम यूएस ऑयल का भी है। तो जो भी ब्रोकर है उस हिसाब से आप देख सकते हो वहां पर। एक क्या करो, नहीं तो डेमो अकाउंट बनाओ उस ब्रोकर में और जस्ट एक बार देख लेना। सो पेयर्स में गाइस क्या होता है ना, 1.0000, 5 डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, बट गोल्ड में ऐसा नहीं होता, गोल्ड में पॉइंट नहीं होता है, गोल्ड में डायरेक्टली 2,000, 1,000, फिर उसमें पॉइंट आ सकता है। अब करंट मार्केट प्राइस मान लो 3,275.200, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, सो गोल्ड को हम कैसे रीड करते हैं, $1 के मूव के हिसाब से। मतलब मान लो आपका गोल्ड $2,000 पर है, $2,000 से लेकर गोल्ड $2,000 एक तक चला गया, तो ये कितने पिप्स का मूव है, 10 पिप्स का मूव है। ठीक है, अब मान लो गोल्ड $2,000 से $2,000 पर चला गया, तो ये कितने पिप्स का मूव है, 100 पिप का मूव है। अगर ये 2,000 से 2,100 चला जाता है तो ये 1,000 पिप्स का मूव है। ठीक है, अगर ये 2,000 से 2,001.50 चला जाता है तो ये 15 पिप का मूव है। ठीक है, ये गोल्ड के लिए। अब दूसरे पेयर जो है, आप कोई भी पेयर उठा के देख लो यहाँ पर, सबके पॉइंट के बाद 5 डेसिमल्स है। ठीक है, देख सकते हो। अब इसको कैसे आपको रीड करना है, अब 1.1000, थर्ड डेसिमल से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सो मान लो 1.10, 100 पर अगर प्राइस चली जाती है तो ये 10 पिप्स का मूव है। ठीक है, 1.10
200 पर से लेकर मार्केट 1.1000 पर चली जाती तो ये 20 पिप्स कम होगा।